नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस में हुए कर्नाटक के राहुल के मास्टर स्ट्रोक से बैकफुट पर आई बीजेपी की। बात करेंगे नोटबंदी से बुरे फंसे पीएम मोदी के, दिल्ली के अधिकारों को लेकर मचे सियासी घमासान की। साथ ही जानेंगे कैसे महाराष्ट्र से होगी बीजेपी की विदाई और बुलेटिन के आखिर में बात होगी पहलवानों के गुस्से की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने बुलाया विधानसभा सत्र। विधानसभा का सत्र सोमवार से शुरू होकर बुधवार तक चलेगा। 2 दिन के गुजरात दौरे पर अमित शाह, द्वारकाधीश मंदिर में की पूजा। बीएसएफ की 5 चौकियों का किया उद्घाटन। जापान में G7 की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात। आर्यन खान मामले में समीर वानखेड़े की बड़ी मुश्किलें, सीबीआई ने 5 घंटे तक की पूछताछ। शाहरुख खान से पैसे वसूल करने के लगे हैं आरोप। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 75 साल के सिद्धारमैया ने आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। वो दूसरी बार कर्नाटक के सीएम बने हैं, तो वहीं डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाया गया है। शपथ ग्रहण में विपक्षी नेताओं की मौजूदगी से कांग्रेस ने आज अपनी ताकत भी दिखाई है, जिससे बीजेपी खेमे की चिंता और बढ़ गई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक में सिद्धारमैया ने दूसरी बार 30वें मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 12:30 बजे उन्हें पद की शपथ दिलाई। उनके साथ डिप्टी सीएम के तौर पर डीके शिवकुमार और 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। कर्नाटक सरकार के लिए जी परमेश्वर ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। इस शपथ ग्रहण के साथ ही आज से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार स्थापित हो गई है। मंत्री बनने वालों की लिस्ट में KH मुनियप्पा, डॉक्टर परमेश्वर, KJ जॉर्ज, MB पाटिल, सतीश जाकरीहोली, प्रियांक खड़गे, रामलिंगा रेड्डी और जमीर अहमद खान के नाम शामिल हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। डीके शिवकुमार ने एयरपोर्ट पर प्रियंका और राहुल गांधी को रिसीव किया था। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री कमलनाथ भी बेंगलुरु में शपथ ग्रहण में पहुंचे। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार का शपथ ग्रहण समारोह बेंगलुरु के कांतिरावा स्टेडियम में रखा गया था, जहां हजारों लोगों की मौजूदगी में शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। कांग्रेस ने इस शपथ ग्रहण को खास बनाने के लिए समान विचारधारा वाले विपक्ष के तमाम नेताओं को बुलाया था। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला शामिल हुए। ममता बनर्जी ने अपनी जगह पार्टी सांसद काकोली घोष को बेंगलुरु भेजा था। बेंगलुरु शहर को आज दुल्हन की तरह सजाया गया था। सड़कों पर कांग्रेस नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे। जिस तरह से आज कांग्रेस ने सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया है, उससे बीजेपी को एक संदेश गया है कि अब कांग्रेस 2024 के मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। कर्नाटक में आज से कांग्रेस की सरकार है और राहुल के ऐलान से बीजेपी में खलबली मच गई है। सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। इसके अलावा 8 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली है। कर्नाटक में नई सरकार के गठन के साथ ही कांग्रेस की 5 गारंटियों की चर्चा तेज हो गई है। राहुल गांधी ने मंच से ऐसा बयान दे दिया है जिससे बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। तो क्या कह गए राहुल गांधी, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अपनी पहली कैबिनेट में अपने 5 वादों को पूरा करने जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन 5 घोषणाओं को पूरा करने का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने जो 5 वादे किए हैं, हम उसे जल्द पूरा करने जा रहे हैं। हम झूठे वादे नहीं करते। कर्नाटक सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 5 वादे कानून बनेंगे। हम आपको साफ सुथरी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। कर्नाटक के लोगों को आज से मिलने वाली है ये सौगात। 200 यूनिट तक बिजली फ्री, गरीब परिवार की मुखिया महिला को 2000 महीना, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, बेरोजगारों को 2 साल तक भत्ता, ग्रेजुएट को 3000, डिप्लोमाधारी को 1500, BPL परिवारों को 10 किलो चावल फ्री। सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण में शामिल हुए राहुल गांधी आज जमकर बीजेपी पर बरसे। उन्होंने कर्नाटक के लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा, कर्नाटक की जनता को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। इस जीत का सिर्फ एक कारण है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के गरीबों, कमजोरों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के साथ खड़ी हुई। हमारे पास सच्चाई थी और गरीब लोग थे। बीजेपी के पास धन, ताकत, पुलिस, सारा कुछ था। उनकी सारी ताकत को कर्नाटक की जनता ने हरा दिया। उनके भ्रष्टाचार को हरा दिया, उनकी नफरत को हरा दिया। नफरत के बाजार में कर्नाटक ने लाखों मोहब्बत की दुकानें खोली हैं। राहुल ने आगे कहा, कांग्रेस सरकार कर्नाटक की जनता की सरकार है, आपकी सरकार है। ये दिल से आपके लिए काम करेगी। हमारी सरकार का लक्ष्य है
किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, युवाओं की रक्षा करना और उनके भविष्य को सुनहरा बनाना। अब कर्नाटक में अगर राहुल गांधी अपने वादों को अमल करने में कामयाब रहे तो इससे साफ है कि आने वाले चुनावों में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही बीजेपी की मुश्किलें शुरू हो गई हैं। मुश्किल में तो पीएम मोदी भी अपने फैसलों से नजर आ रहे हैं। आरबीआई के 2000 रुपए के नोट को सितंबर के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा पर विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है नोटबंदी पर विपक्षी दलों ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2016 में मोदी सरकार ने दावा किया कि ब्लैक मनी को समाप्त करना है, इसलिए नोटबंदी की जा रही है। 500 और 1000 के नोट बंद किए गए, उसकी जगह 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी कर दिया गया और अब आरबीआई ने 2000 का नोट बंद कर दिया है। इसे लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आपने पहली नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को एक गहरा जख्म दिया था, जिससे पूरा असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया, एमएसएमई ठप हो गए और करोड़ों रोजगार गए। अब 2000 के नोट वाली दूसरी नोटबंदी, क्या ये गलत निर्णय के ऊपर पर्देदारी है? एक निष्पक्ष जांच से ही कारनामों की सच्चाई सामने आएगी। जयराम रमेश ने कहा कि स्वयंभू विश्व गुरु की चिर परिचित शैली, पहले करो फिर सोचो। इधर पी चिदम्बरम ने यहाँ तक दावा कर दिया कि अब मोदी सरकार 1000 का नोट भी वापस लाएगी। तो सपा चीफ अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ आता नहीं है, भुगतना जनता को पड़ता है। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा, मोदी सरकार द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद किए जाने और राष्ट्रीय संपत्ति को लूटने का विरोध किया जाना चाहिए। तो टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा, ये 1 अरब भारतीयों के लिए $1 बिलियन का धोखा था। जागो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नोटबंदी के कारण हमने जो परेशानी झेली है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। जिसने ये कष्ट दिया उसे माफ नहीं किया जाना चाहिए। नोटबंदी के मुद्दे पर बीजेपी की खामोशी उनकी विफलता को दर्शाती है। विफल तो आज दिल्ली की आप सरकार भी हो गई है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है, जिसमें केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह अध्यादेश जारी किया। सर्वोच्च अदालत ने ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि जमीन और पुलिस को छोड़कर सभी पर दिल्ली सरकार का अधिकार होगा। लेकिन मोदी सरकार के अध्यादेश से आप और बीजेपी फिर आमने सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उलट अध्यादेश लाने पर मोदी सरकार को आपने घेरा है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीती रात केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई। यह अध्यादेश लोकतंत्र और संविधान के खात्मे के लिए लेकर आई है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को छीनने की कोशिश है। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 239A के तहत दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार बनाई गई है। संविधान ने दिल्ली को एक विधानसभा दी है। इस लिहाज से लोकतंत्र के सिद्धांत के आधार पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत है। जिस जनता ने केजरीवाल सरकार को वोट दिया है, उसकी इच्छा पर अमल करना उसकी जिम्मेदारी है। आतिशी ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ हमलावर अंदाज में कहा, पीएम मोदी जी को यह सहन नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दे दिया। इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर सके। इसका बदला लेने के लिए वो चोर दरवाजे से अध्यादेश लाए। रात के अंधेरे में यानी 11 बजे अध्यादेश को लागू कर दिया। केंद्र के अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। आप सांसद संजय सिंह ने इसे पीएम मोदी की तानाशाही करार दिया है। आपको बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार केंद्र सरकार ने इस अध्यादेश के जरिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को दे दिए हैं। अध्यादेश में साफ लिखा गया है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, लेकिन विधायकों के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और अथॉरिटीज काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट समेत कई संवैधानिक संस्थाएं हैं, विदेशी और तमाम ऑफिस हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। अब मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पे है, जहां केंद्र ने कोर्ट से फैसले पर समीक्षा की मांग की है। अब देखना होगा कि कोर्ट का क्या रुख रहता है। इधर महाराष्ट्र में जनता का रुख बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहा है। कर्नाटक की सत्ता से बीजेपी की विदाई से विपक्षी दलों में उत्साह दिखाई दे रहा है और अब उन राज्यों से भी बीजेपी सरकार की विदाई की तैयारी शुरू हो गई है, जहां इस साल के आखिर में या फिर अगले साल चुनाव हैं। कर्नाटक में बीजेपी को मिली जोरदार हार का असर अब देश के दूसरे हिस्सों में भी दिखाई देने लगा है। खासतौर पर कर्नाटक से सटे महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन में उत्साह दिखाई दे रहा है और महाराष्ट्र से बीजेपी की विदाई की तैयारी शुरू हो गई है।
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अगले साल के आखिर में होंगे, लेकिन दावा किया जा रहा है कि चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव के साथ या उससे पहले ही चुनाव करा सकती है। बीजेपी की रणनीति को देखते हुए महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। राज्य में राजनीतिक बैठकों का दौर तेज हो गया है। मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने बताया कि महाराष्ट्र में जब भी चुनाव होंगे एनडीए की सरकार राज्य में बन जाएगी। महाराष्ट्र में विपक्ष को ये लगने लगा है कि कर्नाटक की तर्ज पर ही महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे की सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। इस मौके को अगर भुनाने की कोशिश की गई तो परिणाम कर्नाटक जैसे ही आएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जब भी होगा एनडीए को जबरदस्त नुकसान होगा। इसके साथ ही तापसे ने कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से शिंदे सरकार को लेकर जो फैसला आया है उससे हमारी नैतिक जीत भी हुई है। महाराष्ट्र में एनडीए की असंवैधानिक सरकार चल रही है। कोर्ट के फैसले से बीजेपी मुश्किल में है और हमारे पक्ष में जनता का समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी के हालात ठीक नहीं है। हालात तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में 6 महीने में ही विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस ने एमपी में शिवराज सरकार के खिलाफ जबरदस्त अभियान छेड़ रखा है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से पार्टी का उत्साह भी चरम पर है। इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने दावा किया है कि आजकल बीजेपी नेताओं के बयान बता रहे हैं कि सत्ता उनके हाथ से जा रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की 5 गारंटियों का बीजेपी की सरकार के पास कोई जवाब नहीं था और कर्नाटक के जैसे ही मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने जनता के लिए तमाम ऐलान किए हैं। सरकार बनने पर जनता के लिए कई गारंटियां दी जा रही हैं, जिसे लेकर बीजेपी नेता कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के बयानों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सत्ताधारी पार्टी ने चुनाव से 6 महीने पहले ही हार स्वीकार कर ली हो। मुख्यमंत्री सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता जनता के मुद्दों से पूरी तरह से कट चुके हैं और कांग्रेस की जनहितैषी घोषणाओं से अपना संतुलन खो बैठे हैं। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के नेता हमारी घोषणाओं को कोस रहे हैं। प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है। हमारी सरकार घोषणा ही नहीं करती बल्कि उसे पूरा करती है, जबकि शिवराज सिंह चौहान 1188 घोषणाओं में से किसी पर भी काम शुरू नहीं कर पाए हैं, जबकि 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। कमलनाथ ने कहा कि आज बीजेपी डरी हुई है, जिस कारण मुझे कोस रहे हैं। भाजपा के लोग महिलाओं के सम्मान में मिलने वाले 1500 रुपए को कोस रहे हैं। मध्य प्रदेश में मिलने वाले 500 रुपए के गैस सिलेंडर को कोस रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता को मिलने वाली 100 यूनिट मुफ्त बिजली को कोस रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता को मिलने वाली 200 यूनिट बिजली के बिल को कोस रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन को कोस रहे हैं। किसानों के माफ होने वाले कर्ज को कोस रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा है कि बीजेपी के लोग मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ से अधिक की जनता के सुनहरे भविष्य को कोसने में लगे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात पहलवानों के गुस्से की। पहलवान 1 जून को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालेंगे। वहीं खाप पंचायत प्रदर्शन को लेकर रविवार को महापंचायत करेगी। पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अगर हम गुस्से में कोई कदम उठाते हैं तो वो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। खासतौर पर उनके बयानों से पहलवानों में नाराजगी है। बृजभूषण ने कहा था कि मेडल की कीमत 15 रुपए होती है, इतने रुपए में मेडल आ जाता है। जिसके बाद जंतर मंतर पर धरना दे रहे विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई आरोप बृजभूषण से लेकर दिल्ली पुलिस पर लगाए। साक्षी मलिक ने कहा कि हम यहाँ 40 डिग्री तापमान में बैठे हैं। पॉक्सो में मामला दर्ज होने के बाद भी बृजभूषण को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। वो बोलते हैं 15 रुपए में ओलंपिक मेडल मिलता है। हम जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है। बजरंग पूनिया ने कहा कि अगर 15 रुपए में मेडल मिलता है तो बृजभूषण अपने बेटे को भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फर्स्ट ले आए। अगर हम गुस्से में कोई कदम उठाते हैं तो वो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। जो लोग इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं शायद उनकी अपनी बेटी नहीं है, इसलिए इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूनिया ने आंदोलन की आगे की रणनीति बताते हुए कहा कि 1 जून को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालेंगे। इसके अलावा रविवार को सारे संगठन मिलकर महापंचायत करेंगे। आपको बता दें कि खाप पंचायतों ने सरकार को रविवार तक का अल्टीमेटम दिया था। बजरंग पूनिया ने कहा कि हमारे सभी बड़े बुजुर्ग बहुत गुस्से में हैं। हमें विश्वास है कि वो हमारे साथ गलत होता नहीं सहेंगे। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो नॉर्मल लोगों का क्या होगा। रविवार कोर किसान संगठन और खाप पंचायत पहलवानों के धरने को लेकर महापंचायत करेंगे। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।